ये बाइडेन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग रही। इलॉन मस्क ऐसे तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं ट्रम्प के, बट इलॉन मस्क की फैक्ट्री है चाइना में। कहीं ना कहीं वो चाइनीज इंटरेस्ट को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। भारत के अंदर दो एजेंट्स हैं जो कनाडा के 262 कॉलेजेस के थ्रू यूएस में इलीगल इमिग्रेशन करा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज के हमारे खास मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे जयशंकर साहब की यूएस विजिट पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो यूएस दौरे पर हैं, जो 25 से 29 तारीख तक यूएस रहने वाले। स्टेट ब्लिंकन, इंडियन काउंसलेट और ट्रंप की जो आने वाली टीम है सबसे मुलाकात हो रही है। क्या कैसे देखा जाए, क्या पर्पस है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट मुलाकात और आने वाली नई टीम से पहली मुलाकात? यूएस और इंडिया जो रिश्ते हैं उनको स्ट्रेंथन और या फिर रिवाइज या क्या कुछ कहें उसकी कोशिश की जा रही है? कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पुरानी और नई टीम दोनों से मुलाकात, क्या और कैसे आप इसको देख पा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ डिस्कस या फोकस इस मीटिंग का है? देखिए अंबर जी, अभी जो जयशंकर साहब गए हैं अमेरिका, दिस वुड बी हिज लास्ट मीटिंग between Indian external affairs minister, Indian government, and the Trump and the Biden administration. ये बाइडेन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग रही। ठीक है। और इस हिसाब से वो आपने जैसे बताया है कि वो ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से भी मिल रहे हैं। और आपने जैसे बताया है कि यूएस में इंडियन कॉन्सुलेट्स है, उन सब से भी मिल रहे हैं। देखिए अभी ऐसा है कि जैसे एक कर्टेसी कॉल भी रहता है कि अगर आप जाते हो तो एक तरह से सलाम दुआ करने जाना पड़ता है। और आने वाले जो बादशाह हैं वर्ल्ड के, जो जनरली बोला जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट पोस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इज द पोस्ट, जो भी बैठता है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो एक तरह से बोलते हैं ना कि एक तो दिस इज अ कर्टेसी कॉल। और कर्टेसी कॉल में बहुत सारे आयाम भी है। देखिए जैसे उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से मिले, जेक सुविलन से मिले, तो दीज आर द की ऑफिशियल्स इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से भी मुलाकात की है। बहुत सारे इश्यूज भी हैं और बहुत सारे कंसिडरेशंस भी है। जैसे अभी देखिए ट्रम्प की टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वेरिड इंटरेस्ट है। इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ऐसे तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं ट्रम्प के, बट इलॉन मस्क की फैक्ट्री है चाइना में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट चाइना में है। ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको आप मुझे लग रहा है जयशंकर साहब ने ये एंटीसिपेट कर दिया है। तो उन्होंने इमीडिएटली जाके ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम से मिल रहे हैं कि अगर कोई पोटेंशियल टैरिफ प्रॉब्लम्स है तो बता दीजिए, हम अपनी जो टैरिफ स्ट्रेटजी है रिकैलिब्रेट कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें उस तरफ हुई लगता है। और एक चीज है कि शायद वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रम्प साहब की अगर कोई टैरिफ बढ़ाने वाले हैं चाइना से, क्योंकि जब भी अगर चाइना पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडिया के लिए ट्रेड बनने की गुंजाइश है। तो इसके लिए भी गए हों। तो एक तरह से एक बहुत ही समझदार वाला खेल है कि उन्होंने किया है। सेकंड, आपने जैसे बताया था कि वो इंडियन कॉन्सुलेट से भी मिले थे, तो आपको एक न्यूज़ आई होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला था है कि इन भारत के अंदर 2 एजेंट्स हैं जो कनाडा के 262 कॉलेजेस के थ्रू यूएस में इलीगल इमिग्रेशन करा रहे हैं। तो ऐसे 3500 एजेंट्स हैं इंडिया में इनके। तो ईडी इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए ये बात तो सबको मालूम है कि बहुत दिनों से चल रहा है। पर ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में ही जैसे आ रहे हैं, जो टाइमिंग देखिए वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से ये न्यूज़ इंडिया में भी अभी ईडी ने छापा मारना चालू किया और वहाँ पे जयशंकर साहब भी हैं। तो उन्होंने भी बता दिया कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, वी आर कमिटेड टू स्टॉप इल्लीगल इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है। तो एक तरह से ट्रम्प की पॉलिसी को अलाइन करने भी जा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा 2025 में क्वाड की जो समिट है वो इंडिया में होस्ट होने वाली है। तो मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया विजिट करेंगे। उस समय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर
एंथोनी एल्बनीज और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी रहने वाले हैं। तो उसका भी कंसिडरेशन हुआ है, क्या बातचीत हुई है, क्या टर्म्स हुआ है। और आपको ये भी अभी तक आपने ये भी देखा होगा, जनवरी 26 के लिए अभी तक चीफ गेस्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कंसिडरेशन, ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी आ जाए एज अ चीफ गेस्ट। तो वो अभी डिलिब्रेशन है, बहुत अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये सब जाने से पहले जब भी स्टेट कोई भी कंट्री के बड़े लीडर्स जाते हैं, तब उनसे पहले उनके फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, तो जाके वो ग्राउंड वर्क ले करते हैं। और आगे भी आपने देखा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील बढ़ रही है, ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ रहा है, स्पेस के अंदर हमारा पार्टनरशिप बढ़ रहा है। और अमेरिका ने थोड़े दिन पहले ही अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भारत को एक स्पेशल फेवर दिया है, उन्होंने रूल्स अमेंड कर दिया है ताकि इसरो और नासा के बीच में तालमेल हो सके। तो मेरा मानना है कि इस विजिट के थ्रू जो बोलते हैं अमेरिका और इंडिया का रिलेशंस है, वो सही ट्रैक पे हो जाए जनवरी 20 को, तो वो उसका एक ग्राउंड वर्क करने गए हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे डिस्कस करने से ज़्यादा जो आने वाली ट्रम्प ट्रांजिशन टीम है उनसे बातचीत करना ज़्यादा फोकस में रहने वाला है इस विजिट के दौरान। और आपने कई सारे बातें भी बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि 26 जनवरी के लिए स्टेट गेस्ट भी हो सकते हैं ट्रम्प, या फिर जो क्वाड समिट की आपने बात की वो भी एक फोकस हो सकता है। कई सारी लेकिन अगर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और एक जो ट्रम्प ट्रांजिशन टीम है या आने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है नया, क्या कुछ बदलाव हमें देखने के लिए मिल सकता है हमें अभी की और आने वाली टीम में? देखिए, अभी आने वाली टीम में ज़रूर मेरे हिसाब से भारत के अंदर जो ट्रम्प इज़ अ वेरी ट्रांज़ैक्शनल प्रेसिडेंट। वो आपसे हुँ। कुछ माँगेगा, आपको पक्का देगा। बाइडेन क्या है, सिर्फ़ बातें करेगा, आपसे सब कुछ ही विल डू स्वीट टॉक्स, बट आपको कुछ देने वाला नहीं। इट इज़ बेटर टू ट्रांज़ैक्ट विद द ट्रम्प टीम रादर दैन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू हैपन विद द बाइडेन टीम। क्योंकि आपने हुँ। देखा है कि जीई का F404 इंजन जो उन्होंने 2 साल से देना था, वो हमको अभी तक नहीं दिया। इसके कारण हमारा जो तेजस एलसीए प्रोग्राम है, वो डिले हो चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स था, वो भी अभी तक दिया नहीं है। मतलब एग्रीमेंट्स तो बहुत साइन हुए हैं, बट बाइडेन जी, जी। एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए। जबकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे हिसाब से ये सब इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएँगे। और आपने सुना भी होगा कि मार्च 2025 से इंडिया में अपने F404 इंजन का असेंबली लाइन चालू कर देगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो जयशंकर साहब ने की होगी। तो एक और एक चीज़ देखिए कि ट्रम्प की रेजिम में बहुत सारे इंडियंस हैं, जैसे काश पटेल है, गुल तुलसी गबार्ड है और विवेक रामास्वामी है। अभी उन्होंने एक और एक इंडियन को लिया है, श्रीराम कृष्णन। तो आपने देखा है कि बैकलैश चालू हो गया अमेरिका में उनके खिलाफ भी। लोगों ने उनकी हिंदू आइडेंटिटी को लेके बात करना चालू कर दिया है। वहाँ पे लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा राइटिस्ट दोनों ने चालू कर दिया इंडियंस को टारगेट करने का। तो आप ये सोचिए कि ये जयशंकर के विजिट के टाइम पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो एक तरह से वहाँ पे भी लॉबी चालू हो गई है। तो चाइनीज़ लॉबी है, जो जिहादी लॉबी है, वो लोग भी डायरेक्टली लॉबी कर रहे हैं। मतलब आप एक चीज़ देखिए, इंडिया के खिलाफ एक सोचा-समझा पुशबैक चालू हो चुका है। और आगे भी ऐसे बहुत सारे आयाम रहेंगे। आपको लगेगा कि श्रीराम कृष्णन को टारगेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, वो टारगेट कर रहे हैं हिंदूज़ को। जो हिंदूज़ प्रैक्टिसिंग करते हैं अमेरिका में, जो अमेरिकन्स हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा विवेक रामास्वामी लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब खड़े हुए थे, उनको भी टारगेट किया गया था। जो भी बिकॉज़ ही इज़ अ प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू। तो अमेरिका में मेरे हिसाब से अगेंस्ट हिंदूज़, अगेंस्ट इंडियंस, जो वहाँ की ल वो जहाँ की जो लेफ्टिस्ट लॉबी है, वो लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है बैकलैश। अभी तो से नहीं उमेश जी, मैंने देखा था पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से ही जो मंदिर रहे हिंदू उनको डिफेस करना, अलग-अलग जगहों पे टारगेट करना, मंदिरों पर हमले, इस तरह की चीज़ें बाहर काफ़ी बढ़ी थी। वो पहले से ही नज़र आ भी रहा था और अब क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि ट्रम्प
आएँगे, इलेक्शन नज़दीक था, उससे पहले ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी पकड़ रही थी और अब जबकि ट्रम्प एक बार फिर से प्रेज़िडेंट बनकर आ चुके हैं और उन्होंने जो उनका कैबिनेट है ज़्यादातर हिंदुओं को जो भारतीय मूल के हैं उनको काफ़ी जगह दी है। तो ऐसे में ये आपको लग रहा है कि ये जो हेट्रेड है वो और इंटेंसिफ़ाई होने वाली है भारतीयों के विरुद्ध? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जब इंडियंस जाते हैं, वो वहाँ पे जाके अडैप्ट कर लेते हैं उधर सिस्टम में। वो वहाँ पे जाके अमेरिका के प्रोग्रेस में हाथ बढ़ाते हैं। दे बिकम द स्टेक होल्डर्स इन अमेरिकन प्रोग्रेस। दे पे टैक्सेस, दे आर कंप्लायंट टैक्स सिटीजन एज़ वेल। अमेरिका में अराउंड 1.5% इंडियंस है और उसमें भी मैक्सिमम हिंदूज है एंड दे पे अराउंड 6% ऑफ अमेरिकन इनकम टैक्स। ठीक है? जबकि अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स है अराउंड 3.3%। वहाँ पे वो लोग जाते हैं तो उन लोगों को अमेरिकन गवर्नमेंट अलाउंसेस देती है, उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स देती है, उन सबको सारी बेनिफिट देती है। तो मेरे हिसाब से देखिए जैसे श्री राम कृष्ण को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप इल्लीगल इमिग्रेंट्स को मत आप इल्लीगल इमिग्रेंट्स को फेवर मत करिए। आप H1B के अंदर जो कोटा है उसको हटा दीजिए। इसके कारण यू विल गेट गुड सेट ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क इन अमेरिका, हु वांट टू बी द स्टेक होल्डर्स इन अमेरिका। इसके लिए बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको मालूम है मेरिटोक्रेसी में इंडियंस ही ज़्यादा आने वाले हैं। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी आने वाला नहीं है, ना तो चाइनीज़ को तो वीज़ा ही नहीं देंगे। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है आईएसआई और सीसीबी वालों ने मिलके उधर एक कैंपेन चालू कर दिया है, ताकि वो इंडियंस को टारगेट करे। वो भी तब जयशंकर उधर गए। तो एक तरह से ये मैम ये एक तरह से एक ग्लोबल टूल किट है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूचर हो, कन्फ्यूजन हो और भारत के साथ जो रिश्ते बन सकते हैं, उसको कैसे भी धकेला जाए। बनने अच्छे तो बनेंगे, पर ज़्यादा अच्छे नहीं बन सके। दे आर ट्राइंग टू डू दैट। क्योंकि वो ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि सबको पता है कि मोदी जी और ट्रम्प के बीच में अच्छी दोस्ती है और पिछले टर्म में भी बहुत सारे ऐसे बड़े फैसले लिए गए थे, जिसको अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें उसके एब्रोगेशन की, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सपोर्ट किया था और खुले तौर पर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद यूएस उनके हक में कुछ बात रखेगा। तो अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि अगर ट्रम्प आएँगे तो भारत कुछ और बड़े फैसले ना ले, कुछ और ऐसा ना हो जाए जैसे कश्मीर की बात आती है या और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं या बांग्लादेश और भारत के बीच जो कुछ चल रहा है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रहते वहाँ पे रिजीम चेंज हुआ और हम सब जानते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज और ये सारी चीजें हुई तो जिसके चलते भारत के आसपास एक होस्टाइल नेबरहुड डेवलप हुआ साथ ही साथ ट्रम्प के आने से बहुत सारा बदलाव हो सकता है इंडिया के फेवर में ऐसा कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा है इस वजह से ये सारी चीजें बढ़ रही हैं देखिए ट्रम्प के आने से फेवर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारे रिलेशंस में नॉट एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट आए। इंडिया के फेवरेबल कंडीशन की मैं बात करें नॉट एज एन ये फेवर फेवर जी नहीं देखिए फेवरेबल कंडीशंस की ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे सकते। हम्म देखिए डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो जभी भी 2020 में थे आपको याद है जब भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने थ्रेटन किया था कि आप हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं देंगे तो हम आपको ये वैक्सीन्स बनाने के लिए एक्टिव इंग्रीडिएंट्स नहीं दूँगा। तो एक जी तरह से ही इज़ अ वेरी वो सीधा बात करते हैं और जी मेरे हिसाब से वो जो भी माँगेंगे हमें देना पड़ेगा अगर हमको रिलेशंस सुधारने हैं। तो इस तरह से रिलेशंस के अंदर सुधार ज़रूर होगा, काम होगा। बट इसका बेनिफिट किसको ज़्यादा मिलेगा हमको नहीं मालूम। क्या अमेरिका इंडिया से ज़्यादा गेन करेगा या इंडिया अमेरिका से ज़्यादा गेन करेगा? ये हमें देखने की बात है। बट ये बात ज़रूर है कि ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, डिफेंस रिलेशंस इम्प्रूव होंगे, अमेरिका से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। अमेरिका में जो स्टॉल्ड है प्रोजेक्ट्स, जो डीप स्टेट जानबूझ के स्टॉल करके रखा है, उसके अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने वाले हैं। जब क्वाड की समिट होगी तो एक्चुअली वो देखा जाएगा कि इट इज़ एन एंटी चाइना फोरम। तो उसमें भी बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, जब इधर आएँगे। तो एक तरह से इट्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्री। ऑफ कोर्स देखिए फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो वो तो म्यूचुअल होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं और अगर हम इंडिया और यूएस रिलेशंस की बात करते हैं तो काफ़ी पुराने हैं और एक ट्रस्टेड अलाई के रूप में या फिर हम ट्रस्टेड पार्टनर्स कहें क्योंकि अलाई को लेकर जयशंकर साहब ने एतराज़ जताया था जी जी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ अ, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डेमोक्रेट्स होता है, दे विल डू ऑल द स्वीट टॉक। बट उस समय
they will do all the activities which is anti India. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको डायरेक्टली डिमांड करेंगे, जो लगेगा थ्रेटनिंग भी होगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यूएस इज द ग्लोबल लीडर। वो जब डिमांड करेगा तो आपको लगेगा कि वो जैसे हमको थ्रेटन कर रहा है, बट वो ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर आप कुछ दोगे तो उससे आप ही गेन करोगे। ये टाइप के रिलेशन में दोनों ही कंट्री का फायदा होता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि वो सिर्फ बातें करेंगे, जैसे हमने हमने जी का इंजन के लिए बात किया, पर उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया, 2 साल डिले कर दिया। हमारा तेजस का फाइटर जेट प्रोग्राम डिले हो चुका है। तो आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, रिपब्लिकन्स पे आप भरोसा कर सकते हो, बस इतना ही बोल। जी, जी। और लेकिन हम H-1B वीज़ा की बात करें थे, निक्की हेली ने बोला है कि H-1B वीज़ा की काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि ट्रम्प ने माइग्रेंट्स और उन सबको लेकर जो बात की, उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो यूएस वर्क फ़ोर्स है, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़ाइए, आप बाहर से लोगों को लाने की बात क्यों करते हैं? इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है यूएस में, क्योंकि जितने भी H-1B वीजा है उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिशियरी इंडियंस है, ठीक है, और मेरिटोक्रेसी में देखा जाए तो इंडियंस ज्यादा जॉब्स ले रहे हैं। बट अब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वेरी वीक है इंडिया का, क्योंकि उनको बोलना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, अमेरिकन सोसाइटी में इंटीग्रेट होते हैं, अमेरिकन इंटर सोसाइटी के लॉज हम फॉलो करते हैं, कंप्लायंट होते हैं, हम टैक्सेस भरते हैं। जैसे मैंने बताया, वी आर इंडियन अमेरिकन आर जस्ट 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे पे 6% ऑफ द टैक्सेस। ये चीज कभी भी बोली नहीं जाती है। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, जो इंडियन अमेरिकन, इंडियन डायस्पोरा यूएस में ये सब फैक्ट्स क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि वहां पे वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। जबकि अमर जी, आपको मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी भले वो निकम में कितना भी बोल लो, दे आर द बेटर ऑर्गेनाइज। मतलब उनको अगर यूएस से बेनिफिट्स लेने हैं, वहां के लॉबिस्ट वहां पे काम करते हैं, इनफैक्ट टेररिस्ट अटैक भी करते हैं, और उसके बावजूद भी F-16 के लिए अपग्रेड भी ले लिया उन्होंने। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, हमारी जो उधर जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, या जो हमारे जितने भी आरएसएस के जो फाउंडेशन है, दे हैव टू गो देयर, दे हैव टू वर्क। जैसे अभी श्री राम कृष्णन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली उनको डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। दे शुड ऑर्गेनाइज रैली इन सपोर्ट ऑफ श्री राम कृष्णन। वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जाके हिंदूज पे अटैक बढ़ने वाले हैं, और ये अटैक करवाएगा लेफ्ट, जिसके लगाएगा कि अमेरिका के अंदर जो मागा का है, मागा के सपोर्टर्स को भी इंसाइट करेगा कि आप उनको टारगेट करिए, ताकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों जगह रिफ्ट क्रिएट हो। तो एक तरह से सोची समझी चाल है। जी, बिल्कुल। और आपकी इस बात से मुझे तारिक अंकल की एक बात याद आ रही है, वो हमेशा कहा करते थे कि जो इंडियंस हैं, ख़ास तौर से हिंदू, वो बिल्कुल एकदम अपने-अपने में रहते हैं, यूएस, यूके, कनाडा जाते हैं, अच्छी जॉब, एक घर, दूसरा घर, बेटे को, बच्चे को ये पढ़ा लें, वो पढ़ा लें। वो कभी नहीं सोचते कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ नहीं होते, किसी चीज़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करना है या कोई माँग रखनी है या कोई बात रखनी है। कभी इस चीज़ से उनको लेना-देना ही नहीं होता। और उसके विरुद्ध जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया पाकिस्तानियों का, वो यही बात बोला करते थे, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है बहुत तरक्की आप इकोनॉमिकली करते हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चीज़ों को मनवा नहीं पाते जिस तरह से आप पाकिस्तानी कर पाते हैं। ये इस चीज़ में इंडियन लैक करते हैं और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज़ होने की बड़ी आवश्यकता है, जो इंडियन डायस्पोरा है और जहाँ कहीं भी है, क्योंकि अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए अपनी बात को रखना, उसके लिए ऑर्गेनाइज़ होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज़ेशंस बनानी पड़ेंगी, फोरम्स बनानी पड़ेंगे और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। बावजूद इसके कि इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्शंस कैंपेनिंग हो, उसको सपोर्ट करते हैं और अपनी बात नहीं मनवा पाते। ये बड़ी कमी है और जिस पे काम करने की ज़रूरत है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, इंडियंस जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तब वो स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ पे चेयर करते हैं, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके साथ सेल्फी खींच के वो सोशल मीडिया में तक की पोस्ट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं वो लोग। और वो जितने भी वो आपने जो फोरम्स बताए हैं, वो बना के रख देते हैं, जिसमें वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट करवाते हैं। वो भारत के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे इंडियन अमेरिकन से बात भी की है। आई डोंट सी दैट दे आर हैविंग, थोड़े बहुत हैं जो इंक्लिनेशन है, वो उनको नाम के लिए कोई कुछ है भी नहीं। कुछ लोग हैं जो अनोनिमसली फंड भी करते हैं इंडिया में, बट जो मेजोरिटी जो हिंदूस है, वो कुछ भी काम नहीं करते, उधर जाके सोए हुए रहते हैं, सिर्फ बात करते हैं
और भारत में आके हमको शिक्षा देते हैं कि आप ये नहीं करते हो। पर अगर देखा जाए कि अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। आज श्रीराम कृष्णन के ऊपर अटैक हुआ, मुझे बताइए कितने इंडियंस ने उनके और श्रीराम कृष्णन के साथ दिया है? वो लोग वो नहीं करेंगे। बट दीज पीपल जो एनआरआईस है, वो इंडियंस को जरूर शिक्षा देंगे कि आपको ये करना चाहिए। बट इट इज वेरी इजी टू सरमनाइज, बट फॉलो नहीं करते ना। प्रॉब्लम तो उधर है। आप ये बताइए आपकी क्या स्टैंडिंग है उधर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई सुनता भी है आपकी बात? हिंदूज के लिए आप क्या कर पाते हैं? पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को आपको मालूम है, एवरी डे 4 से 5 लड़की को अगवा करके ले जाते हैं। उनको 60 70 80 साल के बूढ़ों से वो शादी कर पाते हैं। What have the Indian Americans community have done for the Hindus of Pakistan? What have they done for the Hindus of Bangladesh? मुझे ये बताइए, कोई रैली की है उन्होंने उधर? 6 महीने कुछ हो तो गए। बस हम देखिए, कहीं ना कहीं कलेक्टिव फेलियर हमारा भी है। चलिए, एब्सोल्युटली। इंडिया में तो चालू हो गया। इंडिया में तो लोग बोलने लगे कि हम बांग्लादेश को माल नहीं भेजेंगे। बट व्हाट आर द ओवरसीज हिंदूज, व्हाट आर द ओवरसीज इंडियंस डूइंग? सिर्फ सोशल मीडिया में बात करने से मतलब नहीं है। यू नीड टू गिव ऑर्गेनाइज रैलीज, जैसे खालिस्तानी करते हैं। आपने देखा है, ऑर्गेनाइज वे पे जाके इंडियन एम्बेसी को डिफेस कर देते हैं। वो पन्नू और वो पन्नू ओपनली थ्रेट देता है। आप सोचिए, वहां पे ये लोग कुछ बिल्कुल। भी नहीं कर रहे। दे डोंट इवन हैव द गट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पन्नू। जगमीत सिंह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते कनाडा में, जो हिंदूज होते हैं। मैम, बात बहुत करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे ख्याल से आपके इसके ये पॉडकास्ट के बाद वो मुझे अनफ्रेंड भी कर देंगे। पर सही बात तो यही है। मैंने बहुत उनके लेक्चर भी सुने कि आप ये सब करना चाहिए। वो मतलब दे विल स्पीक इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश एंड दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट कि सारी नॉलेज उनके पास है। बट आई डोंट नो, बट दे डोंट डू एनीथिंग। I'm just wondering, are they in America to just click the selfies with the Prime Minister? What they do afterwards? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है और उस ज्ञान का फ़ायदा, उस अप्रोच का, उस जिस स्थान पे आप बैठे हैं, उसका फ़ायदा अगर आपके समाज को, आपके देश को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी पद पे पहुँचते हैं, तो अपने देश और समाज के लिए कार्य करते हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है दैट वी शुड गिव बैक टू आवर कंट्री एंड सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि वो सोचना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ भारी अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल करके आप खुद को ये दिखाएँ कि आप बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि उससे बात बन जाती है, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है कि आप भारतीय हैं या आप सुपीरियर भारतीय हैं। जी, उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आगे भी आपके साथ चर्चा में बने रहेंगे अगले किसी मुद्दे पे को लेकर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम।